हम पिछले कुछ दिनों से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं बेटे, और बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी रही है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा। पहले जनरल जो कुछ टर्म्स थे ऊपर हमने बात की, और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स के जो 4 लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो उसमें से सबसे पहले हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात की, फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात की, और फिर हमने समझा कि एंथैल्पी क्या होती है, और उसके बाद हमने जो चीज पढ़ी वो देखी कि हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं। तो जनरली अगर हम किसी भी कंपाउंड का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो जिस एनर्जी की जरूरत हमें होती है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर वही टेम्परेचर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मास के सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और अगर हम गैसियस सब्सटेंसेस की बात करें जहां पर हम किलोग्राम्स में या लीटर्स में उस मैटर को नहीं मेजर कर सकते या नाप सकते, तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करते हैं, क्योंकि वहां हम गैसेस को मोल्स में लेते हैं कि इतना मोल गैस जो है हमने लिया और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना है तो कितना हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है हीट कैपेसिटी में और हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में। लेकिन जो मोलर हीट कैपेसिटी है उस पर हमने देखा कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को एज अ गैसियस सब्सटेंस लेते हैं और वहां पर अगर उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हम हीट प्रोवाइड करके उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस गैस का प्रेशर जो है जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। और प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो ये इस पिस्टन के ऊपर क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा जिससे ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो सिस्टम के द्वारा जो है एक काम किया जाएगा, और सिस्टम के द्वारा जब काम किया जाता है तो हीट कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम तो इसका हीट कंटेंट बढ़ाना चाहते थे, इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसका हीट कंटेंट एक्चुअली क्या हो गया, कम हो गया, या इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, और हम यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस सिस्टम के ऊपर 2 कंडीशन अप्लाई हम करते हैं, या तो हम कांस्टेंट प्रेशर को लेकर के, और या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर के, और फिर हम हीट इसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किस तरह से चेंज होता है। तो 2 तरह की हीट कैपेसिटी, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमें मिलती है जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम को लेकर चलते हैं तो सीवी हमें मिलता है, और जब हम प्रेशर को कांस्टेंट लेकर चलते हैं तो सीपी हमें मिलता है। तो ये बेसिकली क्या होता है इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज्यादा होती है। वो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जब हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, सीपी की बात कर रहे हैं, जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हो तो आप देखोगे जब प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं तो हम सिर्फ उतना ही इसको एक्सपैंड होने देते हैं जिससे कि इसका प्रेशर जो है, जो पहले था वही प्रेशर बाद में आ जाए। तो इस वजह से जो सीपी है उसकी एक वैल्यू आती है जो कि उसके जो टेम्परेचर को रेज करने के लिए वो उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जो वॉल्यूम में जो ये इंक्रीज होने की वजह से जो घटता है एक प्रेशर, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा काम होता है, और थोड़ा सा काम होता है तो हमें यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो जो सीपी की वैल्यू है वो यहाँ पे सीवी से क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन भी कहता है कि जब हम सीवी की वैल्यू निकालते हैं तो सीवी का वैल्यू डेल्यू अपॉन डीटी होता है वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पर। लेकिन जब हम सीपी की वैल्यू निकालते हैं तो सीपी का वैल्यू जो है वो डेल्यू प्लस पी डीवी अपॉन डीटी होता है एट प्रेशर कांस्टेंट। तो दिस वैल्यू इज मोर देन सीवी। तो दैट इज वाई सीपी और सीवी से ज्यादा है, तो एक रिलेशन हमारे पास में आता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। अब ये जो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर जो रिलेशन है इसको हम ड्राइव कर रहे थे हमारी
लास्ट क्लास में। ये सब कुछ इतना मैंने इसलिए बताया ताकि बहुत दिनों बाद में ये क्लास वापस से कंटिन्यू हुई है, पता नहीं आगे कब तक कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ हम ये रिलेशन देखेंगे कि सीपी सीवी से ज्यादा होता है और सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए ताकि साहब सीपी की वैल्यू जो है वो डाबा एच या डेल्टा एच अपॉन डाबा टी एट प्रेशर कांस्टेंट, और सीवी की वैल्यू जो है वो डाबा यू प्लस डाबा टी एट वॉल्यूम कांस्टेंट आती है। और सीपी जब ज्यादा है सीवी से, तो सीपी माइनस सीवी अगर हम करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास में 3 इक्वेशन हमारे पास में निकल करके आता है। और हमें पता है ये जो एच है ये एच होता है यू प्लस पीवी, जब हमने एंथैल्पी देखा। और अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें किसके साथ, टेम्परेचर के साथ में एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाता है कि डेल एच अपॉन या डाबा एच अपॉन डाबा टी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट प्रेशर कांस्टेंट। ऐसे ही जब हम इस यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो डाबा यू अपॉन डाबा टी एट प्रेशर कांस्टेंट। और जब हम इसको करेंगे तो हमें पता है कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है एट प्रेशर कांस्टेंट, तो डाबा यू अपॉन डाबा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट होकर के हमें मिल जाता है। और अगर हम इस इक्वेशन को जो डाबा एच अपॉन डाबा टी प्रेशर कांस्टेंट, इस इक्वेशन को जब हम इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ये जो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आया था। और गैसियस सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो गैसियस सिस्टम के लिए जो U है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो फंक्शन होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर की। और अब हम इसको अगर कंप्लीटली डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं सेम उसी तरह से टेम्परेचर के साथ में। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू जो हमारे पास में आती है वो आती है डाबा यू। और ये एक बार इसको वॉल्यूम के साथ में और एक बार इसको टेम्परेचर के साथ में, इसको हम कंप्लीट डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार वॉल्यूम के साथ में करेंगे इसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, और एक बार इसको हम करेंगे टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये डाबा यू अपॉन, इसको टेम्परेचर के साथ में ले लिया हमने एट वॉल्यूम कांस्टेंट, प्लस यहां हम लेंगे इसको वॉल्यूम के साथ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाता है 6 नंबर, 5 पे 6 नंबर। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास में आया है 6, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं dt से, या डेल्टा टी से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा टी से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा डाबा यू अपॉन डाबा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डाबा यू अपॉन डाबा टी, और देखो डाबा टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में ये रह जाएगा। ऐसे ही फिर हम इसको करेंगे तो ये डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये डाबा वी, और इसको हमने टेम्परेचर के साथ में डिफरेंशिएट किया है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आया था, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 7 नाम दे देते। तो जो हमारे पास में इक्वेशन आया ये 5, और जो हमारे पास में इक्वेशन आया ये 7, इन दोनों इक्वेशंस में अगर ये जो वैल्यू है डाबा यू अपॉन डाबा टी एट प्रेशर कांस्टेंट, डाबा यू अपॉन डाबा टी, ये डाबा यू अपॉन डाबा टी एट प्रेशर कांस्टेंट, इस वैल्यू को पुट कर दो। तो इस इक्वेशन 5 में हम इस इक्वेशन 7 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में एक इक्वेशन आता है, वो क्या आता है, ये इक्वेशन आएगा हमारे पास में Cp माइनस Cv, ये है, और ये डाबा यू अपॉन डाबा टी एट प्रेशर कांस्टेंट, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है आपको डाबा यू अपॉन डाबा टी एट वॉल्यूम कांस्टेंट एंड डाबा यू है ये डाबा वी
at temperature constant and dava v upon dava t at, तो ये इक्वेशन तो हमारे पास में यहां से आ गई। अब हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में ये इक्वेशन, तो इसको हम एज इट इज यहां पर उतार देंगे, तो ये हो जाएगा P डावा V अपॉन डावा T एट प्रेशर कांस्टेंट माइनस डावा U अपॉन डावा T एट वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आई और यहां पर ये दो चीजें आप देख रहे हो, डावा U अपॉन डावा T एट वॉल्यूम कांस्टेंट प्लस की वैल्यू है और ये डावा U अपॉन डावा T एट वॉल्यूम कांस्टेंट माइनस का है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन चेंज हो जाएगा इस इक्वेशन में, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू डाबा U प्लस डाबा V, डाबा V अपॉन डाबा T प्रेशर कांस्टेंट प्लस P डाबा V अपॉन डाबा T एट प्रेशर। ये हमें यहां पर एक इक्वेशन मिल गया और हमें पता है यहां पे डाबा V अपॉन डाबा T एट प्रेशर कांस्टेंट और डाबा V अपॉन डाबा T एट प्रेशर कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो इस दोनों को हम यहां बाहर निकाल लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, Cv इक्वल्स टू डाबा V अपॉन डाबा T एट प्रेशर, और यहां जो बचेगा वो क्या बचेगा, P, और यहां जो बचेगा वो यहां बचेगा डाबा U प्लस डाबा V एट टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास में आई और ये इक्वेशन आया, इसको हम नाम देते हैं 7 और ये 8। अब इस इक्वेशन में ये जो एक टर्म है डाबा U अपॉन डाबा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। और इंटरनल प्रेशर का मतलब क्या है, इंटरनल प्रेशर का मतलब ये है कि जो हमने, कोई बात नहीं, वो सिस्टम लिया था जिसमें हमने यहाँ पिस्टन लगाया था, यहाँ पर हमने गैस फिल किया था, यहाँ हम इसको गर्म कर रहे थे, तो आप इसमें देखेंगे कि जब आप इसको एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ में इंटरनल एनर्जी का जब चेंज देखते हो, तो ये इंटरनल प्रेशर कब यूज होता है, ये इंटरनल प्रेशर होता है जब ये जो गैसेस हैं, इन गैसेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह का फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, मतलब ससंजक बल, सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में या सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उसको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। और ये इंटरनल प्रेशर जो है ये इसके अगेंस्ट लगता है, ठीक है ना, इन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन प्रोसेस में, क्योंकि जब ये एक्सपेंड होगा, हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया और ये एक्सपेंड होगा, तो एक तरह का जो फोर्स लगा होगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, उसके अगेंस्ट ये फोर्स है जो कि इंटरनल प्रेशर होता है। और सॉलिड्स और लिक्विड्स में अगर हम देखें इसी फोर्स को, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड जो है वो बिल्कुल रिजिड रूप से उसके जो मॉलिक्यूल्स है बिल्कुल पास 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 बिल्कुल फर्मली अरेंज रहते हैं, और लिक्विड्स में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फर्मली नहीं होते, लेकिन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो है वो आपस में काफी ज्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो इंटरनल प्रेशर की जो वैल्यू है, जो डाबा U अपॉन डाबा V, ये क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, जबकि गैसेस के लिए अगर हम ये देखें तो ये वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है। तो अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए देखें तो ये वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और गैसेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा स्मॉलर होती है, अगर हम सिर्फ प्रेशर को कंपेयर करें इसके साथ में, तो मतलब जो इंटरनल प्रेशर है उसके साथ। और अगर हम आइडियल गैस की बात करें, अब देखो आइडियल गैस वो होती है जहां पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में या एटम एटम के बीच में जो अट्रैक्शन है वो होता ही नहीं, या हम उसे मानते हैं कि वहां पर
अट्रैक्शन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में है नहीं, या पार्टिकल पार्टिकल के बीच में है नहीं। तो फॉर आइडियल गैस अगर हम बात करें, फॉर आइडियल गैसेस, तो ये जो टर्म है डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये जीरो होगी, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए वहां पर इंटरनल प्रेशर, मतलब प्रेशर तो तब लगता है ना जब कोहेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे, जब किसी तरह का अट्रैक्शन उनमें होगा। जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये इंटरनल प्रेशर भी वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये इंटरनल प्रेशर जीरो हो जाएगा फॉर आइडियल गैसेस, तो ये जो इक्वेशन 8 है, इस इक्वेशन 8 को हम लिख सकते हैं इस Cp माइनस Cv इक्वल्स टू, अब आप देखो कि ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, तो सिर्फ हमारे पास में ये टर्म बची, तो इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी P डाबा V, ये V है, डाबा V अपॉन डाबा T एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमें पता है, इसको हम एक इक्वेशन का नाम देते हैं, और हमें पता है कि जो पीवी है फॉर आइडियल गैसेस, ये आइडियल गैसेस की हम बात कर रहे हैं, और वहां पर आइडियल गैसेस के लिए जो पीवी की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एनआरटी, और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हो जाएगा क्या, एनआरटी अपॉन पी। तो ये जो V की वैल्यू है, इस V की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहां रख सकते हैं, या इसके साथ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन है 9, इस इक्वेशन के साथ यहीं पे करके देख लेते हैं। यहां पर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो वैल्यू होती है हमारे पास में, इसी को अभी हम इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन डिफरेंशिएट होकर के क्या आ जाती है, ये आ जाती है डाबा V, और टेम्परेचर के साथ में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और प्रेशर को हमने रखा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई NR, और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर के साथ में हम इसको कर नहीं रहे, तो NR अपॉन P को कांस्टेंट रखा, तो ये वैल्यू हमारे पास में ये कुछ इस तरह से आ जाती है। तो जो ये इक्वेशन आया हमारे पास में 10, इस 10 इक्वेशन से हम इस 9 इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 9 है, और इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है हमारे पास, दिस वैल्यू, ये वैल्यू हम पुट कर देते। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास में Cp माइनस Cv इक्वल्स टू, ये P है ही हमारे पास, सो P, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास में है NR अपॉन P। तो ये P और P जो है वो कट जाता है, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR। और अगर हम एक मोल गैस के लिए देख लें, ये तो हमारे पास में n नंबर ऑफ मोल गैसेस के लिए है, अगर आप सिर्फ एक मोल गैस के लिए देखें तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो ये आप प्रूफ कर सकते हो कि जो हमारे पास में रिलेशन है Cp और Cv का, वो यही रिलेशन था, और हमने इसको पहले एक्सपेरिमेंटली देखा कि एक्सपेरिमेंटली किस तरह से जब आप यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हो, और गर्म करते समय जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इस पर्टिकुलर जगह पे आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, तो जो हीट कैपेसिटी आप एट प्रेशर कांस्टेंट जो आप दे रहे हो, जिसकी वैल्यू Cp आ रही है, वो Cv से ज्यादा आती है, जिसको हमने यहाँ पे ड्राइव करके भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये आपको बताता है। और अगर आप कंडेंस सिस्टम लेते हो, कंडेंस सिस्टम जैसे, ये तो आप गैसेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपने कंडेंस सिस्टम ले लिया, कंडेंस्ड सिस्टम जैसे कि आपने सॉलिड लिया या आपने लिक्विड लिया, तो वहां पर जो Cp माइनस Cv है, अगर आपने यहाँ पे कंडेंस्ड सिस्टम्स ले लिए फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस ले लिया, फॉर लिक्विड और सॉरी सॉलिड्स, गैसेस सॉलिड्स, ये अगर आप ले लेते हो, तो जो Cp माइनस Cv है, ये वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉल है ना। तो ये वैल्यू जब बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर। और जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो Cp इक्वल्स टू Cv, तो लिक्विड और गैसेस के लिए, सॉलिड्स के लिए, ये दोनों हीट कैपेसिटी जो है एट प्रेशर कांस्टेंट और एट वॉल्यूम कांस्टेंट, वो क्या होती हैं, इक्वल होती।
ठीक है ना, या नियरली इक्वल होती है ना, इसको नियरली इक्वल भी आप नियरली इक्वल कर सकते हैं, इक्वल की जगह नियरली। ओके, तो ये हमारे पास में रिलेशन आता है कि Cp is nearly equal to Cv for liquids and solids। नाउ ये अगर हम इस इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन हम बोलते हैं कि साहब जो U है जिसको आप इंटरनल एनर्जी बोलते हो, इसका वेरिएशन अगर आप देखें तो बेसिकली आप इसको देख पर सर बात आपने करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर हाँ रिलेशन बता दिया सर आपने। हाँ, क्या, एक मिनट दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? ओके क्या सर। बता दिया मैंने? आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही वॉल्यूम है। प्रेशर में, प्रेशर वॉल्यूम में, प्रेशर टेम्परेचर में आपने रिलेशन बता दिया क्या सर? किसके साथ? किसके साथ रिलेशन? हीट कंटेंट के साथ। अगर आप हीट कंटेंट के रिलेशन की बात कर रहे हैं तो वो वेरिएशन हम देखेंगे कि जो हमारे पास में इंटरनल एनर्जी है उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ में क्या रिलेशन है। तो यहां जो हम यही पूछ रही थी सर मैं। तो वो तो मैं अब बताऊंगा ना, मैंने इसीलिए पिछला जितना भी था वो सब बताया था कि मैं अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो पहले जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें ये रिलेशन अभी नहीं आया, तो अभी हम देख रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इस पर हम आज बात करेंगे अब कि इनका क्या वेरिएशन है, क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो जो चेंज है इंटरनल एनर्जी में वो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 है और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में डाबा यू इक्वल्स टू, अब एक बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। सो डाबा यू अपॉन, पहले वॉल्यूम के साथ देख लेते हैं, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख लिया, दोबारा में हम इसको डाबा यू और टेम्परेचर के साथ में देख लेंगे, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख लेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है। और इस इक्वेशन में आप एक चीज देखो कि ये जो डाबा यू अपॉन डाबा टी एट वॉल्यूम कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन है, ये जो टर्म है, ये हमारा किसके बराबर होता है? ये हमारा बराबर होता है सीवी की। तो हम यहां लिख सकते हैं डाबा यू इक्वल्स टू डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में है सीवी डॉट डाबा टी। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ जाता है, तो ये इसको हम 2 मान लेते हैं इक्वेशन, इसको हम 3 मान लेते हैं और ये हमने यहां पर ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें एक इक्वेशन हमारे पास में आ रही है डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस वन। ये जो टर्म है, ये टर्म को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, मतलब इट इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी व्हेन, जब इसका जो वॉल्यूम है वो तो चेंज होगा लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसको हमने इंटरनल प्रेशर बोला है, अभी इससे पहले भी हमने बात की थी। और इस इंटरनल प्रेशर को और हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पाई से, इंटरनल प्रेशर।
जो है डाबा U अपॉन डाबा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई T से। तो जो हमारा ये इक्वेशन है 3, अगर हम इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें तो हमारा जो इक्वेशन आएगा 3 वो क्या आ जाएगा, वो इक्वेशन आ जाएगा डाबा U इक्वल्स टू, अब ये जो टर्म है इस टर्म को हम पाई T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे इसका हमें पता चल जाता है कि ये जो है हमने इंटरनल प्रेशर के लिए लिया हुआ है। सो ये हमारा आ गया, और ये हमारे पास में है डाबा V प्लस CV प्लस डाबा T। ये रिलेशन हमारा आता है, ये रिलेशन। अब इस रिलेशन को देखने के लिए एक लॉ दिया गया जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ। जूल ने इंटरनल एनर्जी में फॉर आइडियल गैसेस वॉल्यूम के साथ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए और एक रिलेशन दिया, ठीक है ना। और वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था, तो हम बात कर रहे हैं यहां पे जूल्स लॉ की। जो ये कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर is equals to 0 mathematically for ideal gases, for ideal कि आइडियल गैसेस के साथ में अगर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज देखें वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए तो वो 0 होता है। ये बात उन्होंने कही, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई ऐसा होता है क्या। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हम उस एक्सपेरिमेंट का एक रफ सा सेटअप बना के बताता हूं मैं आपको। कि उन्होंने लिया एक कंटेनर और यहां पे इन्होंने एक बल्ब लिया जिसमें गैस फिल की, और इस बल्ब को एक सेम आकार के दूसरे बल्ब से जोड़ा, और यहां पर इन्होंने एक कॉर्क लगा दिया, ठीक है, एक प्लग लगा दिया, और इसको रख दिया वाटर बाथ में। ये पूरा जो सेटअप है इसको वाटर बाथ में रख दिया, ठीक है, वाटर बाथ। और यहां लगाया एक थर्मामीटर, जो थर्मामीटर क्या करता था, इसके टेम्परेचर को नोट कर रहा था, थर्मामीटर। और यहां पर लगाया इन्होंने एक स्टीयरर जो घूम रहा था, और ताकि इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाए या मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है ना, स्टीयरर। और ये इन्होंने जो बल्ब ए लिया और ये इन्होंने बल्ब बी लिया, और इसको रखा इन्होंने खाली वैक्यूम, जहां पे प्रेशर क्या था, 0, ठीक है। और यहां इन्होंने एक गैस फिल कर दिया, ठीक है, जिसका प्रेशर हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रेशर जो है वो लेट से P था, इंटरनल प्रेशर P। तो अब इन्होंने क्या किया, जब इस तरह का सेटअप इन्होंने देखा और यहां पर टेम्परेचर नोट किया इस थर्मामीटर के सहायता से, यहाँ वाटर बाथ लगा रखा था, इसको ये घुमाते जा रहे थे स्टीयर से ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इन्होंने जब इस गैस को यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर इन्होंने नोट कर लिया कि क्या टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। ये तब है जब इस कॉर्क को लगाया हुआ है, ये बी जो बल्ब है वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है ना, एम्प्टी है, और ये गैस जो है इसमें फिल्ड है, ओके। अब इन्होंने क्या किया,
अब इस कॉर्क को इन्होंने हटाया और इन्होंने फ्रीली इस गैस को एक्सपेंड होने दिया इस बल्ब ए से इस बल्ब बी में। इस कॉर्क को हटा दिया और गैस फैलने लगी, और जब गैस इस तरह से फैलती है तो उसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। फ्रीली एक्सपेंड हमने इसको होने दिया फ्रॉम बल्ब ए टू बी। ओके, तो जब ये फ्रीली एक्सपेंड हुई और इसका टेम्परेचर लिया गया, जब ये पूरी तरह से एक्सपेंड होकर के ये दोनों बराबर हो गए प्रेशर इन दोनों के, तो इसका टेम्परेचर यहां पर उन्होंने नोट किया, तो उन्होंने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 0 आ रहा है, सॉरी सेम आ रहा है। मतलब जो टेम्परेचर जो चेंज था जो डेल्टा टी के जो वैल्यू था, जो टेम्परेचर में चेंज हुआ, वो क्या हुआ? 0। ये आप देख भी रहे हो कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, पहले और बाद में। तो यहां वॉल्यूम चेंज हुआ जब हमने ए से बी की तरफ, या जूल ने ए से बी की तरफ इस गैस को फ्रीली एक्सपैंड होने दिया, और प्रेशर इनका जो है, सिंपली बात है कि जब ये एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि प्रेशर में अगर चेंज आया होता तो टेम्परेचर में चेंज आया होता। तो जो ये जो एक्सपेंशन हुआ गैस का, फ्रीली एक्सपेंडेड जो गैस है, अब इसमें क्या हुआ है कि सिस्टम के द्वारा काम किया गया, जो वर्क है वो सिस्टम के द्वारा किया गया, और प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट रहा है, वॉल्यूम में जो है चेंज हुआ है, तो ये वर्क यहां पर एक्सपेंशन के दौरान इस ए बल्ब से बी बल्ब में गैस के एक्सपेंड होने पर ये वाला काम किया गया। और हमें पता है कि प्रेशर जो है वो क्या है? कांस्टेंट रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट रहा है, वॉल्यूम में सिर्फ चेंज हुआ है, तो ये जो W की जो वैल्यू होगी वो कितनी आती है? मतलब कोई जो वर्क है वो एक्चुअली में हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर वर्क होता तो टेम्परेचर या तो बढ़ता या घटता। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, और W की जो वैल्यू है वो इस फ्रीली एक्सपेंशन में 0 आई। तो अगर हम फर्स्ट लॉ को देखें, सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम ये बात करें तो हमें पता है कि वहां पर जो du की वैल्यू है, और जो हमने वहां पर जो चेंज हुआ है हीट में वो, और जो भी वर्क हुआ है वो, ये हमारे पास में इक्वेशन आता है। और हमें मालूम है कि W जो वर्क हुआ है वो क्या हुआ है? वो तो यहां पर हमने देख लिया कि 0 हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कि साहब जो du में जो चेंज हुआ, जो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, वो क्या है? ये डेल्टा क्यू ले लेते हैं ना, ये है। और हमें पता है कि टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, टेम्परेचर तो वही है, और जब टेम्परेचर वही है इसका मतलब ये है कि हीट का एक्सचेंज भी नहीं हुआ। और जब हीट का एक्सचेंज भी नहीं हुआ, बिकॉज आप यहां पे लिख सकते हो, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो 0 है। सो इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि जो हीट में जो चेंज है वो भी 0 है, और ये भी अगर 0 है तो ये जो डाबा यू है या डेल्टा यू है, इंटरनल एनर्जी में चेंज, वो भी क्या है? 0 है। तो वॉल्यूम हमने यहां पर बढ़ाया, चेंज किया, सॉरी, तो इंटरनल एनर्जी में क्या आया? 0 चेंज आया। तो यही तो इक्वेशन था कि इंटरनल एनर्जी में चेंज वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर किया जाता है आइडियल गैसेस के साथ, तो वैल्यू आती है 0। ओके, अच्छा, एक चीज हमने यहां पर इस वेरिएशन में देखी, वो वेरिएशन में क्या देखी? वो वेरिएशन हमारे पास में कुछ इस तरह का आ रहा है कि साहब जो डाबा यू है वो डाबा यू अपॉन डाबा टी, ये वाला जो इक्वेशन है हमारे पास में, इक्वेशन 3, अगर इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है? कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टोटल वैल्यू जो है ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना?
और इसमें अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 आ रही है, तो ये वैल्यू 0 आ रही है, तो हम इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो गई। तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या हुआ? इसका डायरेक्टली मतलब हुआ कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो क्या है? 0। यही जूल्स लॉ है। So delta U upon delta V at constant temperature is equals to 0. So अगर इंटरनल एनर्जी 0 है, हम यहां पर बात कर रहे थे कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो जब ये यहां पर वॉल्यूम के साथ में हमने इसको चेंज करके देखा तो ये वैल्यू तो क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दिस वन, एंड दिस इज फॉर आइडियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए अगर हम बात करते हैं, सो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर रियल गैसेस। बट फॉर आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास में रियल गैसेस और ये हमारे पास में आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वो हमने देखा। अब क्योंकि थोड़ा सा समय उतना नहीं बचा, 2-3 मिनट बचे हुए, तो कल हम बात करेंगे एंथैल्पी जो है उसका वेरिएशन। सो हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी, जिसको आप H से रिप्रेजेंट करें, इसके साथ विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस एंथैल्पी का रिलेशन इस टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में किस तरह से वेरी करता है, उस पर हमारी जो डिस्कशन है वो होगी।